अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है, सबसे लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है यील्ड। लेट्स सी हियर कि यील्ड किसे कहते हैं। जी बच्चों, यील्ड किसे कहते हैं, इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बड़े जब भी कोई हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उस तरह जितना प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट की उस मिकदार को हम क्या कह देते हैं, यील्ड। सो यील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन इन द केमिकल रिएक्शन। सो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained, the amount of product which is obtained in a chemical reaction, in a chemical reaction is called yield। ठीक है, प्रोडक्ट की वो मिकदार जो हमें किसी केमिकल रिएक्शन में हासिल होती है उसे हम क्या कह देते हैं, यील्ड कह देते हैं। क्लियर होगी बात ये। चलें आगे देखते हैं। यील्ड की बेसिकली दो टाइप्स हो सकती हैं। अगर हम परसेंटेज यील्ड ऐड कर दे तो तीन भी बना सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ यील्ड, बट इसमें नंबर वन टाइप जो है उसे हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड यील्ड, कैलकुलेटेड, या फिर उसे हम कह देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। बड़े इसी को हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सपेक्टेड यील्ड। जी बच्चों, इसकी दूसरी टाइप जो है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड, और एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ इसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। और बेटे तीसरी चीज जो है, तीसरी टाइप जो है इसकी, वो कौन सी है जी, परसेंटेज यील्ड। आइए वन बाय वन सभी की सभी हम देखते हैं इसकी टाइप्स। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड या फिर कैलकुलेटेड यील्ड, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड। जी बच्चों, थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, उससे प्रोडक्ट की मिकदार जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसे हम क्या कह देंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज calculated from a balanced chemical equation, from a balanced chemical equation is called theoretical yield, is called theoretical yield, जिसको हम calculated yield और expected yield भी कह सकते हैं। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, मैंने कोयले को ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में जलाया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होएगा, ये गैसियस फॉर्म में होएगा, ये भी गैसियस फॉर्म में। इक्वेशन नजर आ रहा है कि बैलेंस है, ठीक है। अब इसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल का इसका मोलर मास कितना होएगा, 12 ग्राम। ऑक्सीजन गैस जो है ये डायटोमिक फॉर्म में, एक ऑक्सीजन अगर होती तो फिर क्या होना था, 16, और 2 का क्या होएगा, 32 ग्राम। और बेटे ये एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, 32 और 12 कितना हो गया, 44 ग्राम। अच्छा, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैंने प्रोडक्ट का कितना मास कैलकुलेट किया, 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो बेटे ये जो 44 ग्राम मास है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे कह देते हैं क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। इसे क्या कह देते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड। इसी को क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड। जी बच्चों, क्लियर होगी बात ये। इसी तरह ये एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन गैस है, इसको ऑक्सीजन गैस के साथ ट्रीट किया और मिलाकर क्या बना दिया, पानी। वो भी चले गैसियस फॉर्म में। मुझे ये बताइएगा क्या ये बैलेंस है? ऑफ कोर्स ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी। अब ये बैलेंस है,
हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में और पानी भी गैसियस फॉर्म में हासिल हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 4। एक का मास 1 और 4 का 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम आएगा। ठीक है, लुक एट, एक ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 16, 2 18, 18 2 36 ग्राम। अब पानी बन रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 36 ग्राम उसमें क्या बनता है? पानी। अब ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ थ्योरेटिकल यील्ड। इसे बेटे क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड यील्ड। क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड यील्ड। ये तीनों नाम सेम है, थ्योरेटिकल यील्ड कह लें, एक्सपेक्टेड यील्ड कह लें या कैलकुलेटेड यील्ड कह लें। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। दूसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। लेट्स सी हियर कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड किसे कहते हैं। जी बच्चों, एक्सपेरिमेंटल यील्ड का ही दूसरा नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड। बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? यही एक्चुअल यील्ड है। अच्छा, ये किसे कहेंगे? जो थ्योरेटिकल यील्ड थी ये तो हमने क्या किया था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की थी। एंड व्हाट इज मीन बाय द एक्चुअल यील्ड? आपने मुझे बताना है, लुक एट हियर, कि 12 ग्राम जब कार्बन लेते हैं और उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिले, क्या एग्जैक्टली मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा? थोड़ा कोयला जाया हो सकता है, बर्तन की दीवारों के साथ लगा रह सकता है, अगर ओपन एयर में रखा हुआ है तो जमीन के साथ लगा रह सकता है। जितनी ऑक्सीजन ली है जरूरी नहीं है वो सारी की सारी इस्तेमाल हो, कुछ जाया भी हो सकती है। यानी इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एग्जैक्टली 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। सो नतीजा क्या होगा? प्रोडक्ट हमेशा हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट कम होएगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या होएगा? इसका मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैलकुलेटेड यील्ड के मुकाबले में हमेशा क्या होता है? कम होता है। ठीक होगी ना बात ये? सो हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल यील्ड को हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज actually obtained, the amount of product which is actually obtained by performing an experiment, by performing an experiment is called experimental yield, या फिर उसे क्या कहते हैं? actual yield, या फिर उसे क्या कहते हैं? actual। जी बच्चों, बात क्लियर होगी बात? अच्छा, ये बात एक दोनों की गुफ्तगू से हमारे पास सामने आती है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी किससे? एक्चुअल यील्ड से। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड जो है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन बी ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि देख सकते हैं लास्ट एग्जांपल में 12 ग्राम कार्बन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रहा है तो 44 ग्राम क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितना मास होएगा रिएक्टेंट का तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का उतना मास हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। यानी ये 12 जमा 32 कितना होता है? 44। तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 44 हो सकता है। ये 46 47 नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात ये? अब यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जन्म लेता है कि why the actual yield is always less than the theoretical yield। ये आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर? why actual yield is always less than theoretical yield। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? जी बच्चों, एक्चुअल यील्ड वो वाली थी जो हम एक्सपेरिमेंट करके हासिल करते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड वो वाली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या करते हैं? प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अच्छा जी, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। उसमें रीजन नंबर 1 क्या है? रीजन नंबर 1 ये है कि अ साइड रिएक्शन में अकर, अ साइड रिएक्शन में अकर। क्लियर? तो यहां पर आप लिखेंगे एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज
less than theoretical yield due to following reasons. रीजन नंबर 1, 2 और 3 ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात जो होती है असाइड रिएक्शन में अक्कर, यानी हम रिएक्टेंट्स जो एक्चुअल हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, हमने तो वो वाले रिएक्टेंट लिए, तो चांसेस है कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए। कुछ इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट कुछ जाया हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, तो असल प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पहला पॉइंट जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है वो क्या होगा, असाइड रिएक्शन में अकर, असाइड रिएक्शन में अकर, ठीक होगी ना बात, विच विल डेफिनेटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं असल में रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं ए और बी मिलकर क्या बनाएं, सी और डी, लेकिन चांसेस है कि सी और डी दोबारा मिलकर फिर क्या बना दे, ए बी बना दे। इस तरह क्या होगा, जितना मैंने रिएक्टेंट लिया वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स दोबारा फिर किसके साथ मिल जाता है, रिएक्टेंट बनाने में लग जाता है। क्लियर होगी बात ये। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, अ रिवर्सिबल रिएक्शन में टेक्स प्लेस व्हिच विल डेफिनेटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। पहला पॉइंट जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम हो सकती है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्यों, नंबर 1 अ साइड रिएक्शन में अकर व्हिच विल डेफिनेटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। Number 2, a reversible reaction may takes place which will decrease the amount of product. और number 3, an inexperienced worker may decrease the amount of product during filtration, separation by separating funnel, distillation, crystallization, drying the crystal, ठीक है, if he does not properly carry it out। क्लियर होगी बात ये। एक ना तजर्बाकार शख्स भी क्या करता है, प्रोडक्ट की मिकदार को कम कर सकता है, कब कब, फिल्ट्रेशन के दौरान, डिस्टिलेशन के दौरान, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, ड्राइंग क्रिस्टल के दौरान, ठीक होगी बात ये, क्यों, अगर वो इसको सही तरीके से सर अंजाम नहीं देता। सो मैं रिपीट कर देता हूं ये तीनों बातें जो हैं कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। नंबर 1, अ साइड रिएक्शन मे अकर व्हिच विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमने जो रिएक्टेंट लिया है रिएक्शन करने के लिए, वो रिएक्टेंट उन रिएक्टेंट के अलावा माहौल में मौजूद किसी गैस या बर्तन के साथ ही क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, इसे कह देते हैं अ साइड रिएक्शन में अकर व्हिच विल डेफिनेटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में टेक्स प्लेस। हम तो चाह रहे थे सिर्फ रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाए, प्रोडक्ट, लेकिन जो ही हम रिएक्शन शुरू करते हैं, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट भी मिलकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट, उससे प्रोडक्ट की असल मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन में अकर। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक ना तजर्बाकार शख्स भी प्रोडक्ट की मिकदार को क्या कर सकता है, कम, कब, अगर वो ये मैकेनिकल लॉस कर दे प्रोडक्ट का, कब कब, फिल्ट्रेशन के दौरान, डिस्टिलेशन के दौरान, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, वेट क्रिस्टल जो है उसकी सेपरेशन के दौरान, और उसके अलावा ड्राइंग द क्रिस्टल के दौरान, कब, इफ ही डज नॉट प्रॉपरली कैरी इट आउट, अगर इसको वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात के बच्चों, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी जल्दी से, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, जल्दी से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। जी बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हमारे पास इसकी तीसरी टाइप आ जाती है जिसका नाम हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड। प्यारे बच्चों, परसेंटेज यील्ड क्या होती है बेटे, परसेंटेज यील्ड जो है ना, इट टेल्स अस द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। बेटे परसेंटेज यील्ड हमें बताती है रिएक्शन की एफिशिएंसी एट इंडस्ट्रियल लेवल, एट इंडस्ट्रियल लेवल। कोई रिएक्शन जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि नहीं अच्छा। जी बच्चों, जो होती है ना परसेंटेज यील्ड, इट इज यूजुअली ऑब्टेन by dividing the theoretical yield by dividing the actual yield with the theoretical yield, with the
थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइंग विद द 100। ठीक होगी बात ये? परसेंटेज यील्ड इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइंग द 100। बट कीप इन माइंड हियर, ये जो परसेंटेज यील्ड है ना, ये जितनी ज्यादा होएगी एफिशिएंसी जो है रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो भी उतनी ज्यादा होगी, और वो रिएक्शन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। और बेटे परसेंटेज यील्ड की अगर कम है तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी, और वो रिएक्शन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इकोनॉमिकल होगा। जी बच्चों क्लियर? होप सो आपने बड़े अच्छे से ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।